दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे संसद में एक से एक बेहतरीन सांसद आए हैं और इतने विद्वान, और जब वो बोलते रहे हैं तो सुई के गिरने जैसी खामोशी छा जाती है। और क्या पक्ष क्या विपक्ष पूरे ध्यान से उनके भाषणों को सुनते रहे हैं। पुराने सांसदों की तो मैं बात नहीं करूंगा, और आप सब जानते ही हैं लोकतंत्र में और सीधी कार्रवाई आजकल संसद से होती है, जिसको आप सीधे देखते हैं, और जो भी वक्ता हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको जब बोलते हुए आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस सांसद में कितना दम है और वो कितना होमवर्क करके आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले पूरे सप्ताह लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी और देश की जनता ने सुनी। मैं विशेष रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोले गए मैं 2-3 सांसदों के भाषणों का जिक्र करना चाहता हूं, और करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, और लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि विपक्ष के कई सांसदों ने, जिनमें महिला और पुरुष दोनों हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ी, वो देखने काबिल है और सबको देखना चाहिए कि कितने कितने विद्वान हमारे सांसद लोकसभा में पहुंचते हैं। कई तो ऐसे होते हैं 5 साल गुजर जाते हैं, कभी उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुनते, और कई ऐसे होते हैं जिन सांसदों को सुनने के लिए देश की जनता टकटकी लगाकर टीवी चैनलों या अपने फोन पे कार्रवाई सीधे देखकर वाहवाही करती है। तो दोस्तों, पहले बहुत खुशी की बात यह है कि मैं 3 सांसदों का इसमें नाम लूंगा। बंगाल से आने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और टीएमसी की सयानी घोष और आप पार्टी के संजय सिंह। दोस्तों, ये जब भी तीनों सांसद लोकसभा में बोलते हैं तो सच मानिए सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो जाती है, और उनके सवालों के जवाब सत्ता पक्ष से या प्रधानमंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा या किसी संबंधित मंत्री द्वारा देते नहीं बनते। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आपको जब भी ये लोकसभा में बोलें सांसद तीनों, दोनों महिला सांसद और आपके संजय सिंह, उनको आप जरूर देखें, और हम अपनी इस वीडियो में उनके भाषणों की क्लिप आपको सुनाना चाहेंगे। थैंक यू सर, आई टेक योर परमिशन टू स्पीक फ्रॉम हियर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत गंभीर स्थिति है और संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं पहले ही ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई आक्रोश या विरोध नहीं है। सर, there is nothing driven out of personal grievances, but it's certainly our expectations of the Honorable Chair and the values and principles of fairness and impartiality with which is integral to the functioning of the Chair. सर, काफ़ी चर्चा, देखिए, अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य साहब बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह के। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड।
क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल सर रहे हैं टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ नहीं, टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर हमारा तो अकेला चलो है तो अकेला पता है चलो है। आपको। अच्छा, ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर देयर इज नथिंग विच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, but it's certainly our expectations of the honorable chair and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफ़ी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker, sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं. But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the four walls of this August House. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है. पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे. सर देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट. एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन. और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952. 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली. 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे. सर ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए. सर पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं. 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो. अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है. परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है. एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management, and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए, या नए रेल हो, या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे
रेलवे की गिनती बढ़ गई कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं। दोस्तों, आपके सांसद संजय सिंह जब लोकसभा में दहाड़ते हैं और तथ्यों के साथ बोलते हैं तो आप माने या ना माने, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को भी पसीना आ जाता है और विपक्ष में और देश की जनता में जोश बढ़ जाता है कि ये बंदा कितना निडर है कि मोदी जी ने इसको जेल में भी ठूंस के रखा, लेकिन उसके इरादों को वो कुचल नहीं पाई। वो बंदा जेल से बाहर आया और आज फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ जब वो बोलता है तो बखिया उधाड़ कर रख देता है, सरकार की चूलें हिल जाती हैं। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था, बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए, 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा
भागिएगा नहीं। मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगोड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। और इससे भी ज़्यादा जो मैंने कहा कि जो बंगाल की 2 सांसद हैं उनकी तो बात ही अलग है। बड़ी खुशी होती है कि हमारी आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद कितनी विद्वान हैं, कितना होमवर्क करके आती हैं, हमें खुशी होती है। This incident was not a one-off moment for the speaker. Between 2004 and today, 245 suspension actions were recorded in the Lok Sabha, and half of this total, 120 suspensions were done by Birlaji alone. And that's not all. He's the only speaker who has suspended only opposition MPs. 100% of these 120, 112 in the 17th Lok Sabha, and 8 अरे आप बताना बंद कीजिए मार्शल साहब, वो चेयर पे बैठे हैं आप नहीं, वो बैठे हैं चेयर पे आप नहीं, आप बताना बंद कीजिए माइक पे। 120 suspensions have been done by Birla ji alone, and they were all Lok Sabha, they were all members of the opposition. 0 NDA. Let us now look at the numbers for previous speakers. The country has a right to know these statistics. Contrast that with the current speaker. In the last Lok Sabha, the 17th, he perfected the art, or under his guardianship, the art of switching off the mics of opposition members mid-sentence, of ensuring Sansad TV paid for by taxpayer money blacks us all out. And when we stand up, when he says this is a technical glitch, that's okay, we believe it, but I'm just pointing it out. It has become a joke within us opposition members that when we stand up for a 0 hour or a supplementary question, we are cut off in 30 seconds saying, Sankshipt mein boliye, Sankshipt mein boliye. And for treasury benches, people are allowed to speak endlessly, make unfounded allegation, lies against all of us. The government has made a circus of parliamentary democracy, and if the speaker is going to concede to being a complicit ringmaster, it is a very sad day for Indian democracy, a very sad day. In March 25, a delegation of India Bloc MPs met the speaker. We submitted a letter raising 12 issues, including the failure to appoint a deputy speaker, denial of the opportunity to speak to the LOP and other leaders, disregarding the decisions of the BSC. During his term, the Honorable Speaker has systematically throttled the voice of the opposition, and by default, the representative voice of 41 crore Indians, 410 million Indians. That's who we represent here. He did not allow a discussion on Manipur. We had to move a no-confidence motion just to have a discussion on the issue. Do you remember? I remember the MP from Manipur, Dr. Bimol Ekojam. He stood up close to midnight, and with such anguish in his voice, he told us that this state of Manipur has been excluded from the national consciousness to the point of invisibility. He had to be given the time at midnight. When BJP MP Ramesh Biduri stood in this house, and he called Danish Ali, another fellow MP, and I'm going to repeat these words because the country needs to remember this was said in this house. He called him a Katwa, Musalman Atangwadi. Birla ji did nothing. You failed not only Danish Bhai, but you failed 200 million Muslims of this country who put their head on their forehead on this soil of this thing. Ramesh Biduri continued the rest of the term merrily. He was never suspended. Birla ji did not allow a discussion of the special intensive revision in Bihar, allowed only a larger electoral reform discussion. On every matter of national importance, we have been disallowed adjournment motions and debates. On each one, I am not yielding. He's an MP, he's not a minister. I'm not yielding to him. On each one, on the Hindenburg issue and the Adani government nexus, you disallowed the motion. On Chinese aggression into our territory, you disallowed a motion. On the one-sided Indo-US trade deal, we had to learn from the US president there's been a trade deal. The government didn't tell us. You disallowed a motion. On the Epstein files, a sitting cabinet minister has a mention of 430 times. Heads in the world over have rolled. You have not allowed us a discussion.
Every time we MPs from Bengal have demanded answers as to why the central government is starving Bengal of funds, why our people are being starved of their rightful dues, the Speaker has allowed the treasury bunches and ministers to systematically heckle us and dishonor us and humiliate us. On February 2nd, Birla ji disrupted the LOP's motion of thanks, citing rule number 349 and 353 to bar quoting from an article from the Army Chief of Staff. और दोस्तों, ये सब एक लोकतंत्र में ही संभव है। तो दोस्तों, मैं जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं, जो दर्शक गोदी मीडिया के जुमलों से परेशान हो चुके हैं, सरकार के बड़े बड़े नेताओं के जुमलों से परेशान हो चुके हैं, उनको इन तीनों सांसदों को सुनना चाहिए कि वो किस तरीके से देश की ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं और बिना घबराए हुए मोदी जी और अमित शाह जी की आंखों में आंखें डालकर उनको लाजवाब कर देते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता इन तीनों सांसदों के भाषणों का और जनता की उठाई हुई समस्याओं का। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हमारे कितने कितने विद्वान आज भी संसद में हैं और वो किस तरीके से दहाड़ते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।